भारत की भाषाविद संदीप भटनागर में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज का दिन हिंदुस्तान के लिए और नेपाल के लिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन अलग अलग रीजन से। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदुस्तान की। तो आज हिंदुस्तान को एक नया वाइस प्रेसिडेंट मिले हैं और जिनका नाम है सीपी राधाकृष्णन साहब। ये तमिलनाडु से आते हैं और ये 4 मई 1957 में इनका जन्म हुआ था और ये बीजेपी से ही संलग्न है और ये 1998 से 2004 तक ये सांसद भी रहे हैं और उसके अलावा ये पाल भी रहे हैं 18 फरवरी 2023 से आज तक। तो आज ये इंडिया के नए वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से इनका इलेक्शन हुआ है और वोटिंग में इनको 452 वोट्स मिले, जबकि अपोजिशन के जो कैंडिडेट थे उनको 300 वोट्स मिले। सो बहुत बहुत बधाई हो पूरे हिंदुस्तान को, बीजेपी को और राधाकृष्णन साहब को, और हम आशा करते हैं कि उनके कार्यकाल में हमारा देश और आगे जाएगा। अब दोस्तों मेन मुद्दे पे आते हैं नेपाल के। नेपाल में आपने ये देखो कि पिछले 17 साल में 14 बार सरकार चेंज हुई है और आज और कल वहां पे जो एक तरीके से एजिटेशन हुआ है उसमें 20 स्टूडेंट्स की डेथ हुई है, 1000 से ज्यादा उसमें घायल हुए हैं। और जब आज किस्सा बढ़ा तो पुलिस ने कहा कि भैया हम कुछ नहीं करते, वो पीछे बैठ गए। ये सब चीजें शुरू कैसे हुई थी? ये शुरू हुई थी सोशल मीडिया नेटवर्क ब्लॉक करने के लिए। क्या आपको लगता है दोस्तों ये रीजन है? मैंने अपने पहले की वीडियो में बोला था कि दिस इज नॉट द रीजन, दिस इज ट्रिगर। लोग इकट्ठे हो रहे थे लेकिन उनको एक ऐसा मौका चाहिए था, जर्क चाहिए था, जिसे कहते हैं नी जर्क, जिससे कि वो इकट्ठे होके आगे बढ़े। तो जो सोशल नेटवर्क जो डाउन किया गवर्नमेंट ने, उसके अगेंस्ट में जो निकल के आए लोग, तो ये एक हाहाकार मचा। जबकि ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल का था, इसमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन देखिए, मैं ये कहता हूं कि लोग कहते हैं कि रिजीम चेंज करा रहे हैं, बिल्कुल इसमें रिजीम चेंज का चक्कर होगा, मैं ये मानता हूं। लेकिन जब तक अंदूर खाने में आपके अंदर फॉल्ट लाइन नहीं होगी, कोई बाहर से व्यक्ति आके आपको डिक्टेट नहीं कर सकता। नेपाल की फॉल्ट लाइन क्या थी? नेपाल की फॉल्ट लाइन थी उनके प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली एक तरीके से एजेंट थे चाइना के। आपको याद होगा 2020 में जो चाइनीज एम्बेसडर थी हुआओ यांग की, वो नेपाल चलाती थी और ओली साहब के रहते रहते इंडिया के अगेंस्ट में भी काफी ज्यादा वक्तव्य दिए हैं इन्होंने। और सबसे बड़ा क्या था इनका कि जी राम जी तो इंडिया में पैदा हुए ही नहीं, वो तो नेपाल के थे। और अभी एससीओ में भी ये साहब गए थे और जी जिनपिंग से बातें कर रहे थे इंडिया के अगेंस्ट में, कुछ सॉल्यूशंस मांग रहे थे। तो जिनपिंग ने हाथ जोड़ के कहा कि भाई साहब ये आपका अंदरूनी मामला है, 2 देशों की बात है, इसमें मैं बीच में नहीं पड़ूंगा। अच्छा, उसका जो निष्कर्ष है वो तो आपको मालूम है कि पार्लियामेंट जल गया, एक जो जेल है सीतामढ़ी का उसको ओपन कर दिया, हजारों जो कैदी थे वो भाग गए, राजसी पैलेस उसको जला दिया गया, ओली टावर उसको जला दिया गया, बैंक्स लूट रहे हैं। अब सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है कि उसको पार पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। और इसके पीछे 2 आदमी कौन है आपको पता है? एक साहब है हमारे बेलन शाह, वो मेयर हैं काठमांडू के। 2022 में करीब इन्होंने रैपिंग शुरू की थी, उसके बाद हल्के हल्के ये पॉलिटिक्स में आए, मेयर बने। अच्छा, इनकी बात मानी बहुत जाती है। 2023 में ये टाइम मैगजीन पे भी आए थे टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल में, एक ये इंडिकेट कर रहे हैं। और ही वॉज वेरी वेरी अगेंस्ट गवर्नमेंट। और इनकी चांसेस है क्योंकि जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि इनका मेरा मतलब है कि ये बुलंद शाह जो है इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। और दूसरे हैं सुडान गुरंग, ये 36 इयर्स के हैं और ये एक्टिविस्ट है। और प्रेसिडेंट किसका है? ये एक एनजीओ है हामी नेपाल, जो कि आगे बढ़ के ये लड़ाई लड़ रहा है
उसके ये प्रेसिडेंट हैं। तो ये दोनों सुपर हिट कर रहे हैं ये पूरा जो हालात हुए हैं कल और आज के बीच में। अब मैं ये क्यों कहता हूं कि अंदर जो फॉल्ट लाइन तो है वो मैं मानता हूं, लेकिन अब नेपाल क्या हो गया है, एक प्लेस हो गई है लड़ाई की चाइना और यूएस के बीच में। आप मेरी बात समझिएगा, देखिए इतनी आसान चीज आपको दिखाई दे रही है क्योंकि देखिए कहां कहां हुआ। अभी पिछले 6 महीने में आप देखिए, या मैं कह रहा हूं पिछले 2 या 3 साल की बात आप कीजिए, तो एक तो फ्रांस में गवर्नमेंट डूबी मैक्रों की, आज ही की बात है ये। अच्छा, नेपाल में ये कूप हो रहा है, जापान के पीएम ने रिजाइन कर दिया। उसके बाद सेम सिचुएशन पाकिस्तान में हुई थी जो बच गई, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, आज इंडोनेशिया में और इवन टर्की में। इतने कंट्रीज में एक साथ ये रिजीम चेंज का ऑपरेशन चल रहा है। और इंडिया में भी आपने देखा पिछले सालों में क्या हुआ, किसान आंदोलन हुआ। अगर वही बढ़ जाता, 15 अगस्त को लाल किले पे चढ़ गए थे ना ट्रैक्टर लेके, आगे पार्लियामेंट में चढ़ जाते, अभी 50,000 आदमी थे, 5 लाख हो जाते। और ये जो ये आपका बांग्लादेश में जिसने किया था, क्या नाम था उसको, खालिद, उसने कहा जी आप गवर्नमेंट के साथ अगर 10 करोड़ लोग भी हैं, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे तो केवल 5 लाख लोग चाहिए, यही काफी है गवर्नमेंट गिराने के लिए, बिल्डिंगें गिराने के लिए, आर्मी को लाइन पे लाने के लिए 5 लाख लोग काफी है। इसी तरीके से इंडिया में आपको 140 करोड़ लोग नहीं चाहिए, यहाँ पे अगर 50 लाख लोग इकट्ठा हो जाएं तो ये सिचुएशन आ सकती है। लेकिन इंडिया में तो बहुत मुश्किल है, इट इज वेरी 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 डिफिकल्ट इन इंडिया टू बी इन सच सिचुएशन। लेकिन आप इस चीज को भूल नहीं सकते कि पूरे वर्ल्ड में चेंजेस हो रहे हैं, इंडिया भी इन लाइन है। तो क्या हम नेपाल को ऐसे ही छोड़ दें, केवल ये कह के कि जो वहां पे इंडियंस हैं वो अपना ख्याल रखें, नेपाल में घूमने के लिए ना जाएं, विजिट ना करें, बॉर्डर को सील कर दिया जाए? क्या ये इनफ है? मुझे लगता है कि इस समय इंडियन गवर्नमेंट को बहुत प्रोएक्टिवली काम करना चाहिए। जितनी भी पार्टीज हैं, इनकी अपोजिशन पार्टीज हैं, इवन कम्युनिस्ट पार्टी, मैं कहूँ कम्युनिस्ट पार्टी भी है, कांग्रेस पार्टी भी है, सब पार्टीज को मिला के आपको बात करनी चाहिए। उनको 2 दिन के लिए हिंदुस्तान बुलाना चाहिए, उनसे डिस्कस करना चाहिए और उनके हिसाब से जो वो चाहते हैं उसके अनुसार गवर्नमेंट बनानी चाहिए। चाहे वो गवर्नमेंट एक टेम्परेरी गवर्नमेंट हो टिल द इलेक्शंस, और तब वहां पे शांति आएगी। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि वहां पे अराजकता का एक पूरा सिस्टम है, मतलब आपके 17 साल में 14 गवर्नमेंट चेंज हो गई है। और यहाँ पे हमारे पीएम मोदी जो है वो, उनको 11 साल हो गया, और 11 साल में मैं अगर याद करूं तो पाकिस्तान में 6 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए, यूके में 5 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए, यूएस में 4 प्रेसिडेंट चेंज हो गए, और श्रीलंका में 4 प्रेसिडेंट चेंज हो गए, और फ्रांस में भी 2 प्रेसिडेंट चेंज हो गए, बाकी एक एक तो कितनी जगह हुए होंगे। तो इंडिया में स्थिरता है, लेकिन जो सिचुएशन पूरी वर्ल्ड में दिखाई दे रही है कि इंडिया की स्थिरता को नजर न लग जाए। और डीप स्टेट, बार बार मैं इसीलिए बोलता हूं कि डीप स्टेट तैयार है इंडिया में कुछ ना कुछ करने के लिए, क्योंकि अभी नेपाल में क्या है, नेपाल इज द बॉर्डर, 3600 किलोमीटर का बॉर्डर है दोस्तों। आप इतने बड़े पोरस बॉर्डर से बहुत बड़े बड़े एक्शंस ले सकते हैं। हमको बहुत ख्याल रखना है अपना, क्योंकि आपको पता है कि हमारे आर्मी चीफ नेपाल के ऑनरेरी आर्मी चीफ है, और नेपाल के आर्मी चीफ इंडिया के ऑनरेरी आर्मी चीफ है। इतनी दोस्ती है। पशुपतिनाथ मंदिर हमारा नेपाल में है, सीता मैया का घर नेपाल में है, नाम नेपालियों के हिंदी होते हैं, हिंदू से मिलते जुलते हैं, हमसे मिलते जुलते हैं, उनकी लैंग्वेज लगभग हमारी लैंग्वेज है, एंड नेपाल इज द ओनली हिंदू स्टेट ऑन अर्थ। तो हमारा तो कर्तव्य बनता है ना कि हम उनकी रक्षा के लिए सामने आए। और अगर वो चाहते हैं कि वो राजाशाही में दोबारा जाएं, जो राजा हैं ज्ञानेंद्र शाह थे, वो कहते हैं कि ज्ञानेंद्र शाह विष्णु का अवतार हैं, अगर वो करना चाहें तो आप उनकी क्यों ना हेल्प करें।
राजा ज्ञानेंद्र शाह की और उनके बेटे पारस शाह दोनों की। तो जो एक रिजीम चेंज का ऑपरेशन हो रहा है स्टूडेंट्स यूनियंस के द्वारा या कुछ ग्रुप्स के द्वारा नेपाल में, एक्टिवेट बाहर से हो रहा है, रुपया बाहर से आ रहा है, लेकिन एक्टिवेट ये हो रहे हैं, नीचे वाले हो रहे हैं, स्टूडेंट्स हो रहे हैं। आपको इनसे बात करनी है और एग्जैक्टली उनसे ये मालूमात करनी है कि आपको चाहिए क्या, व्हाट एग्जैक्टली यू नीड, और उसके हिसाब से इंडिया को चलना चाहिए, इंडिया को इंटरवीन करना चाहिए नेपाल में, अगर नेपाल के लोग, जनता इसके लिए तैयार हो। नहीं तो हमको अपना ख्याल तो दोस्तों रखना ही पड़ेगा, क्योंकि दिस स्टेट इज नॉट ए इजी स्टेट फॉर इंडिया। सिचुएशन इज डिफिकल्ट, इज लुकिंग कि भाई नेपाल तो दूसरा कंट्री है, वहां पे हो रहा है, लेकिन यू हैव 3600 किलोमीटर्स पोरस बॉर्डर्स। अगर वहां बैंक लूट रहे हैं, पार्लियामेंट लूट रहे हैं, घर लूट रहे हैं, प्रेसिडेंट का हाउस लूट लिया, प्राइम मिनिस्टर का हाउस लूट लिया, मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, तो एक तरीके से वहां पे अफरा तफरी फैली हुई है और इंडिया ही उनकी हेल्प कर सकता है इस वक्त। तो ये मैं अपने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज एक मूक दर्शक बन के मत बैठिए एंड हेल्प नेपाल एज मच एज यू कैन। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों, जरूर बताइएगा। और जो ये जनरेशन जी का जो ऑपरेशन है, जो एक तरीके से करप्शन के अगेंस्ट है और रिजीम चेंज के लिए है, उसके बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों, आप बताइएगा। तो मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।